मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में सेक्शन थर्ड या यूनिट थर्ड में लास्ट टॉपिक जो कि भारत में मौद्रिक नीति है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के बारे में तालिका बनाई और 1991 के पश्चात जो मौद्रिक नीति अपनाई गई है उसके बारे में चर्चा की। उसके अंतर्गत बताया गया था कि पहले साल में 2 बार साख नीति या मौद्रिक और साख नीति अपनाई जाती थी, लेकिन अब वर्ष में एक बार ही जो कि अप्रैल में साख नीति का वार्षिक वक्तव्य प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसकी हर 3 महीने में समीक्षा की जाती है और अगर आवश्यकता हो तो उसके अनुरूप परिवर्तन भी किए जा सकते हैं कि किस प्रकार से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या लक्ष्य जो कि निर्धारित किए गए थे उसके अकॉर्डिंग सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो उनमें परिवर्तन भी किया जा सकता था। आज भारत में मौद्रिक नीति के जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों का स्पष्टीकरण विस्तृत रूप से किया जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति के 2 उद्देश्य मेन उद्देश्य माने गए थे या सर्वोपरि उनको माना गया था, जिसके अंतर्गत मूल्य स्थिरता और कर्ज की सुविधा को बढ़ाना, बैंक कर्ज की सुविधा को बढ़ाना, खासकर उत्पादक कार्यों के लिए। इसके अलावा और भी लक्ष्य थे, उन लक्ष्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अंतर्गत विकास की दर को ऊंचा करना लक्ष्य निर्धारित किया गया। सबसे पहले टॉपिक डालिए आप, भारत में मौद्रिक नीति। भारत में मौद्रिक नीति। भारत में मौद्रिक नीति, इसके बाद मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की बात करेंगे। मौद्रिक नीति के उद्देश्य, जिसके अंतर्गत फर्स्ट उद्देश्य था आपका विकास की दर को ऊंचा, विकास की दर को ऊंचा करना, डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, इसकी दर को किस प्रकार से ऊंचा किया जाए। तो एक विकासशील देश, जो कि हम विकासशील देशों की श्रेणी में ही आते हैं, तो एक विकासशील देश की सबसे पहली आवश्यकता की अगर अपन बात करते हैं तो वो है देश की विकास की दर को किस प्रकार से गति दी जाए, किस प्रकार से बढ़ाया जाए, ताकि हमें जो विकास की दर चाहिए वो विकास की दर प्राप्त हो सके। इसके लिए उत्पादन बढ़ाने के सभी संभव उपाय करने होते हैं, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तभी तो आय बढ़ेगी, निर्यात बढ़ेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। इस प्रकार हमारे देश की जीएनपी बढ़ेगी और जब जीएनपी बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना निश्चित है। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र, खनन क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, उद्योग, इन सभी को आवश्यक वित्त या पूंजी या पैसा जो है
करनी होती है कि किस प्रकार से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, जिनको उत्पादक क्षेत्र बोलते हैं, इसके अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, जिसको उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पादक क्षेत्रों में जैसे कृषि, खनन, उद्योग, परिवहन आदि, निर्यात प्राप्त क्षेत्रों को वित्त की आवश्यकता होने पर प्रदान करना, क्योंकि साधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है, तो जो पूंजी सीमित है उसको अनुत्पादक कार्यों की अपेक्षा उत्पादक कार्यों के लिए ज्यादा मात्रा में वित्त प्रदान किया जाना चाहिए, और साथ में ब्याज की दर जो है वो ब्याज की दर उचित होनी चाहिए, कम ही रखी जाए। इस प्रकार साख की व्यवस्था करनी जरूरी होती है कम ब्याज की दर पर उत्पादक कार्यों के लिए, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए। इसके अभाव में उत्पादन में बाधा पहुंचती है। अगर वित्त नहीं होगा, पूंजी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, बात एक ही है, तो उत्पादन कार्य नहीं हो पाएगा, और उत्पादन कार्य नहीं होगा तो देश विकास कैसे करेगा। इस प्रकार सरकार व्यापारिक क्षेत्र, निर्यात आदि सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में साख प्रदान करने की व्यवस्था करनी होती है, विकास की दर को ऊंचा करने के लिए। तो विकास की दर ऊंची तभी होगी जब आवश्यकता प्राप्त क्षेत्रों में जितने पैसों की आवश्यकता है वो व्यापारिक बैंकों के मार्फत कम ब्याज की दर पर, उचित ब्याज की दर पर पर्याप्त मात्रा में पैसा प्राप्त हो सके, तभी जितना लक्ष्य निर्धारित किया है विकास की दर को प्राप्त करने का, उतना लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। सेकंड, मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के जो अंतर्गत आता है, वो जो कि सर्वोपरि उद्देश्यों में माना जाता है, वो है आपका मूल्य स्थिरता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड उद्देश्य की बात करेंगे जो कि आपका मूल्य स्थिरता है। मूल्य स्थिरता मतलब कीमतों में उतार चढ़ाव ना होना, कीमतों का स्थिर होना ही मूल्य स्थिरता कहलाता है। और ये मूल्य स्थिरता मौद्रिक नीति का सर्वोपरि उद्देश्य माना गया है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मौद्रिक नीति के सर्वोपरि उद्देश्य को बताइए, तो आपको मूल्य स्थिरता और कर्ज की मात्रा उत्पादन क्षेत्रों के लिए ये दो उद्देश्य मेन माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य मूल्य स्थिरता को माना जाता है। तो आपको मूल्य स्थिरता के बारे में बताकर 2 या 3 लाइनों में उसका वर्णन करके आपको आंसर देना है। तो ये सर्वोपरि उद्देश्य माना जाता है और इस पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा उस पर ध्यान भी ज्यादा देना होता है, क्योंकि इस उद्देश्य के प्राप्त हो जाने पर अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जब हमारा मेन उद्देश्य हमें प्राप्त हो जाएगा तो और उद्देश्य ऑटोमेटिकली हमें प्राप्त हो जाते हैं। कीमतों के बढ़ने से, अगर कीमतें बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में तेजी या मंदी की स्थिति आती है, जिसमें अपन सबसे पहले तेजी की स्थिति ले रहे हैं, तो इसका
सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो किस पर पड़ता है? निर्धन वर्ग पर। किस पर पड़ेगा? निर्धन वर्ग पर, क्योंकि इस निर्धन वर्ग की आय पहले ही क्या होती है? कम आय होती है। कम आय होती है, और जब आय कम होगी तो वो ज्यादा वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाएंगे और उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। इससे धनी वर्ग तो धनी हो जाता है और गरीब वर्ग गरीब ही रह जाता है। और अगर साथ में कीमतें स्थिर रहती है तो हमारे देश के जो उद्योग धंधे हैं इनमें वस्तुओं की, विदेशी वस्तुओं की मांग ज्यादा मात्रा से होने के कारण हमारे निर्यात भी बढ़ने लगेंगे और निर्यात बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे हमारा जो कि पांचवा उद्देश्य है जो कि भुगतान असंतुलन है, उस भुगतान असंतुलन को कम करने का उद्देश्य ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर सदैव इस उद्देश्य पर जो है बल देते रहते हैं, क्योंकि हमारा ये सर्वोपरि उद्देश्य माना जाता है। अगर कीमतों की स्थिरता बरकरार रही तो हमारे जो चार उद्देश्य हैं वो ऑटोमेटिकली हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार मूल्य स्थिरता मौद्रिक नीति का सर्वोपरि लक्ष्य है। कीमतों में स्थिरता बनाए रखकर आय की असमानता जो कि मौद्रिक नीति का थर्ड उद्देश्य है और भुगतान असंतुलन को कम करने का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मूल्य स्थिरता सर्वोपरि लक्ष्य या सर्वोपरि उद्देश्यों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट उद्देश्य की बात करते हैं मूल्य स्थिरता के बाद, जो कि आपका आय व धन के वितरण की असमानता को कम करना। आय व धन की असमानता को कम करना। इसमें क्या होता है? इसमें समाज में, अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं उनकी आय की असमानता कम मात्रा में हो, सभी व्यक्तियों को समान मात्रा में आय प्राप्त हो, तभी तो कमजोर वर्ग जो है उन कमजोर वर्ग को ऊंचा उठने का अवसर मिल सकेगा। तो सामाजिक न्याय की दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं तो समाज के कम वर्ग के जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उन्हें कम ब्याज की दर पर कर्ज उपलब्ध कराकर उसके पैसे को उत्पादन कार्यों में लगवाकर उनकी आय को बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि उनकी आय बढ़ेगी तो आय की असमानता अपने आप ही कम हो जाती है। इस स्थिति में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पूर्व में ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IRDP, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो निर्धन परिवार है उन निर्धन परिवारों को बैंकों से कर्ज दिलाया गया, ताकि वो अपनी आय को स्वरोजगार में लगाकर बिजनेस करके छोटा मोटा अपनी आय को बढ़ा सके और आय की असमानता को कम किया जा सके। आर्थिक असमानता कम करने में मौद्रिक नीति के साथ साथ राजकोषीय नीति जो कि सरकार के द्वारा अपनाई जाती है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक कर जो कि सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक कर, सार्वजनिक व्यय, इस
कर नीति है उसमें सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो आय कहाँ से प्राप्त होती है? करों के द्वारा। तो वो कर इस प्रकार से लगाए ताकि गरीब वर्ग पर करों का भार कम पड़े। कहने का मतलब अनिवार्य वस्तुओं पर टैक्स कम लगाए, विलासिता और आरामदायक वस्तुओं पर टैक्स ज्यादा लगाए। इसके अलावा जो कि आयकर होता है, आयकर में व्यक्ति की आय पर टैक्स लगाया जाता है, तो उसके अंतर्गत प्रगतिशील करारोपण लगाकर कर नीति में भी कौन से प्रगतिशील करारोपण के द्वारा आय की असमानता को कम किया जा सकता है। आय की असमानता को कम किया जा सकता है। प्रगतिशील करारोपण क्या होता है? प्रगतिशील करारोपण जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी टैक्स की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसको मैं आपको यहाँ पर चित्र के द्वारा बता देती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर एक्स एक्स है, यहाँ पर ये 0 है, ये आपका वाई है, यहाँ पर कर की दर होगी, वाई एक्स पर क्या होगी? कर की दर। और एक्स एक्स है, यहाँ पर होगी आय की मात्रा या आय की दर। अब यहां पर देखिए 0 आय है तो टैक्स 0 होगा। जैसे जैसे आय बढ़ेगी टैक्स की मात्रा भी बढ़ जाएगी और ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर 2%, यहाँ पर 4%, यहाँ पर 6%, यहाँ पर 8%, यहाँ पर 10%। ये प्रतिशत में होगा। किस में होगा? प्रतिशत में। और ये आय है, यहाँ पर देखो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये लाख में होगा। आय किसमें है? लाख में। तो देखो जिस व्यक्ति की जितनी आय होगी टैक्स की मात्रा भी उसे उतनी ही देनी पड़ेगी। इस प्रकार ज्यादा पैसा अमीरों से लेकर सरकार को जो सार्वजनिक आय के रूप में प्रगतिशील करारोपण के द्वारा आय प्राप्त होगी, उस आय को वह गरीबों पर खर्च करके आय की असमानता को कम कर सकती है। जैसे रोजगार में वृद्धि करके, रोजगार में वृद्धि करके कम ब्याज की दर पर, कम ब्याज की दर पर गरीब या कमजोर वर्ग को, गरीब या कमजोर वर्ग को उधार देकर गरीबी को दूर करने के लिए निर्धनता निवारण कार्यक्रम अपनाकर और भी बहुत सारे काम हैं जिसके अंतर्गत जो कमजोर वर्ग होते हैं, जो गरीब वर्ग होते हैं, उनके लिए राशन की दुकानों के द्वारा कम कीमत पर राशन उपलब्ध करवाकर इस प्रकार से सरकार राजकोषीय उपाय अपनाकर आय की असमानता को कम करने में साथ देती है, जिससे यह नीति ज्यादा प्रभावशाली काम करती है और अर्थव्यवस्था में जो आय की असमानता फैली है वो दूर हो जाती है। इस प्रकार मौद्रिक नीति का जो थर्ड उद्देश्य है आय व धन की असमानता को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति और सरकार की राजकोषीय नीति को अपनाकर इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी ठीक लगे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चर्चा करेंगे रोजगार में वृद्धि।
बढ़ाकर ही देश की अर्थव्यवस्था को और प्रति व्यक्ति आय को, राष्ट्रीय आय को, घरेलू उत्पाद को, राष्ट्रीय उत्पाद को, इन सभी को बढ़ाकर हम विकसित देशों की जैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मौद्रिक नीति का नेक्स्ट उद्देश्य आपका रोजगार के अवसर बढ़ाना। रोजगार के अवसर बढ़ाना। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में सभी देश की सरकार का ये उद्देश्य रहता है कि अर्थव्यवस्था में जितने व्यक्ति जो कि काम करने के इच्छुक हैं उन सभी व्यक्तियों को रोजगार पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके, जिससे वो पर्याप्त आय प्राप्त कर सके। पर्याप्त आय उन्हें प्राप्त होगी तो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करके संतुष्टि प्राप्त करेंगे, साथ में अपने जीवन स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए बैंकों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जो कि उत्पादक क्षेत्र कहलाते हैं। उत्पादक कार्यों के लिए या उत्पादक क्षेत्रों के लिए बैंकों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में उत्पादक कार्यों के लिए बैंकों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में कम ब्याज की दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे रोजगार बढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को स्वरोजगार में संलग्न करना चाहिए। इस प्रकार साख की सुविधा बढ़ाकर विशेषतया कृषि क्षेत्र, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, टाइनी क्षेत्र और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, वहां पर रोजगार के अवसर बढ़ाकर रोजगार की मात्रा में वृद्धि करके देश का विकास किया जा सकता है। ये आपका मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अंतर्गत रोजगार के अवसर को बढ़ाने का उद्देश्य था। नेक्स्ट उद्देश्य है भुगतान असंतुलन को कम करना। भुगतान असंतुलन को कम करना। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अंतर्गत यह अंतिम उद्देश्य है जिसकी चर्चा करेंगे। व्यापार के घाटे को कम करने से भुगतान असंतुलन का घाटा भी कम हो जाता है। व्यापार घाटा कब कम होगा? व्यापार घाटा हमारा जब निर्यात अधिक और आयात कम होंगे। निर्यात इज ग्रेटर देन आयात इक्वल व्यापार संतुलन व्यापार आधिक्य होगा। व्यापार आधिक्य, और जब हमारा व्यापार संतुलन पक्ष में होगा तो भुगतान संतुलन ऑटोमेटिकली सम पक्ष में हो जाएगा।
लेकिन व्यापार के घाटे को कम करने के लिए निर्यात बढ़ाना आवश्यक होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। निर्यात बढ़ाकर और आयातों को कम करके हम भुगतान असंतुलन को कम कर सकते हैं। एक देश में अन्य देशों की तुलना में मुद्रास्फीति की दर का नीचा रहना आवश्यक होता है। अगर हमारे देश की वस्तुओं की कीमतें दूसरे देश की तुलना में कम होगी तो हमारे निर्यात ज़्यादा होंगे। तो मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए या कीमतों का स्थिर रहना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और जब हमारे यहाँ पर मुद्रास्फीति की दर नहीं होगी, महंगाई नहीं होगी, तो हमारे वस्तुएं या हमारे देश की वस्तुएं ज़्यादा मात्रा में विदेशों में निर्यात की जाएगी और विदेशों में ज़्यादा मात्रा में निर्यात होगी तो हमारा व्यापार संतुलन आधिक्य में रहेगा। व्यापार संतुलन आधिक्य में रहेगा तो भुगतान असंतुलन अपने आप ही कम हो जाएगा। इसके साथ निर्यात अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं तो रोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़ेंगे। रोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़ेंगे तो देश में आय के या धन के वितरण की जो असमानता है वो कम होगी। धन की वितरण जो असमानता है या आय के वितरण की जो असमानता है वो कम होगी तो विकास की दर अपने आप ही प्राप्त की जा सकती है। कहने का मतलब ये सारे उद्देश्य जो हैं वो मूल्य स्थिरता से शुरू होकर इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मूल्य स्थिरता का सर्वोपरि उद्देश्य माना गया है। ये मूल्य स्थिरता से ही ये सारे उद्देश्य जुड़े हुए हैं। अगर हमें एक चीज या एक चीज को हमने बनाए रख लिया तो हमारे जो चार उद्देश्य हैं इन चार उद्देश्यों को आराम से हम प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें हमें प्राप्त करने में ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं होगी। इस प्रकार मौद्रिक नीति विकास की दर को तेज करने में, मूल्य स्थिरता को बनाए रखने में, आर्थिक असमानता को कम करने में, रोजगार के अवसर बढ़ाने में और भुगतान असंतुलन को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब यहाँ पर जो मैं शुरू से आपको बार बार कह रही हूँ कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो मूल्य स्थिरता को प्राप्त करना है। और यदि मूल्य स्थिरता को हम अगर प्राप्त कर लेते हैं, अर्थव्यवस्था में अगर कीमतें स्थिर रहती है तो ये चारों उद्देश्य कैसे प्राप्त होंगे इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत देखिए पहला जो उद्देश्य आपका वो कौन सा है? मूल्य स्थिरता, जो कि सर्वोपरि उद्देश्य है। अगर अर्थव्यवस्था में कीमतें कैसी रहती है? स्थिर रहती है तो देखो क्या होगा। अगर अर्थव्यवस्था में कीमतें स्थिर रहेगी तो हमारे निर्यात बढ़ेंगे और निर्यात बढ़ेंगे तो हमारा भुगतान असंतुलन कम होगा। यदि हमारे निर्यात बढ़ेंगे, व्यापार संतुलन पक्ष में रहेगा, भुगतान असंतुलन कम होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निर्यातों के बढ़ने के कारण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जब देश में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो यहाँ देखो आय व धन की असमानता, आय व धन की असमानता कम होगी और जब ये तीनों ही चीजें हो जाएगी तो हमारा जो फर्स्ट उद्देश्य है जो कि विकास की दर को ऊंचा रखना है वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो मूल्य स्थिरता का उद्देश्य है वो सर्वोपरि उद्देश्य माना गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त होते ही जो हमारे एक्स्ट्रा चार उद्देश्य हैं ये ऑटोमेटिकली हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार उचित साख नीति के माध्यम से विकास को प्रोत्साहन देकर विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को योजनाओं की प्राथमिकता के अनुसार आगे बढ़ाकर सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को साख की लागत यानी कम ब्याज की दर पर
से सहारा देकर मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की जो प्राप्ति है वो की जा सकती है। और मौद्रिक नीति के जो उद्देश्य हैं वो कीमत स्थिरता के उद्देश्यों की प्राप्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो कि मैंने आपको इसके द्वारा बता दिया। इस प्रकार भारत में मौद्रिक नीति के ये 5 उद्देश्य थे। इन सभी उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया जा चुका है। नेक्स्ट क्लास में मौद्रिक नीति के माध्यम से कौन कौन सी चल